सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर। हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं एंड शायद इसे भी हम लोग दो पार्ट में ही कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और हमारा एक इसमें वीडियो बाकी है किसका, एक एनवायरनमेंट का मैं बहुत शॉर्ट सा वीडियो देने वाला हूँ जिसमें कि हम कुछ चीज़ें या फिर और क्योंकि एक वीडियो और पेंडिंग है जिसमें कि निट्टो की जो टेक्निक्स है उनको समराइज़ करना है आपके लिए एक बार, है ना। तो वो तो खैर ऐसा उसमें कुछ याद करने लायक चीज़ तो है नहीं, तो इस वजह से हम लास्ट में ही कर लेंगे। लास्ट इन दी सेंस कि आज है 14th यानी कि 15th को मैं कोशिश करूँगा, यानी कल आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेक्चर हो जाए और वो निट्टो की भी जो ट्रिक्स हैं वो सारी कुछ समराइज़ हो जाए, ठीक है। और एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे कि बहुत मतलब कम ही चीज़ें रहेंगी। आपका वो 15-20 मिनट का टॉपिक है लगभग, आप ये मानो आधे घंटे के अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा। तो उसमें एक बार एनवायरनमेंट भी रिवाइज़ करवा दूंगा, बट स्टैटिक जीके को आप एक बार खुद से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। बिकॉज स्टैटिक जीके से अगर वो काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर हो गया कि अगर उसने फोक डांस फेस्टिवल यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि ना तो 2022 ना तो 2023 वाले में उसने पूछा, तो अगर पूछ लेता है तो ऐसा ना हो कि भाई आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत कराएं आप। तो जो आपने टियर 1 के लिए जो चीज़ें पढ़ी थी उनको कर लेना, नहीं पढ़ी थी तो माइंड मैप अपलोडेड हैं, ठीक है, परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इंडिया में पोर्चुगीज़ है, वास्को डी गामा 1498 में आया, जो कि कैलिकट में उस समय जेमोरिन करके एक रूलर थे, उनका रूल चल रहा था, ठीक है। तो उनके टाइम पे आया था ये। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस समय विजयनगर एम्पायर का रूल चल रहा था साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। तो उस समय जो देवराय सेकंड थे वो रूल कर रहे थे, और इनके टाइम पे एक ट्रैवलर आया था, जरा कमेंट में बताएंगे वो उसका नाम क्या था। वो पर्शिया से आया था, जिसने कि वो 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया था। फ्रांसिसो डी ये गवर्नर वर्नर के बारे में कुछ याद नहीं करना, बस ध्यान रखना ये अल्मीडा और एल्बरिक दोनों आपके पोर्तुगीज़ ही गवर्नर थे। देन आते हैं डच, ठीक है, जो नीदरलैंड के पीपल लोग होते हैं। एंड देन उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। आखिरी में आते हैं आपके फ्रेंच, ठीक है, आखिरी में आते हैं आपके फ्रेंच, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं ब्रिटिशर्स। फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा देख लो, उन्होंने पहली फैक्ट्री 1668 में इस्टेब्लिश करी थी सूरत में। और जो डच ने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी वो मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है प्रेजेंट डे। अब ब्रिटिशर्स की अगर बात करेंगे तो क्योंकि इन्होंने ही अल्टीमेटली हमें रूल किया, और इसलिए हमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब स्टैब्लिश होती है, कब उसको चार्टर मिलता है, रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। देन कब पहला ये आता है ब्रिटिशर, कैप्टन विलियम हॉकिंस। देन ये जहांगीर के कोर्ट में आता है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के राइट्स को लेके। देन 1611 में यहाँ पर पहली फैक्ट्री लोग स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इनको स्टैब्लिश करनी थी सूरत में, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। तो इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर पहले से पोर्चुगीज़ बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ स्वाली में 1612 में जो कि हुआ, पोर्चुगीज़ को हराया और 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी सूरत में, ठीक है। 1615 में ध्यान रखना है कि थॉमस रो आया था, जिसने कि जहांगीर से परमानेंट ट्रेड के यहाँ पर राइट्स ले लिए थे। बैटल ऑफ चिंसुरा होता है जो डच के साथ ये खेलते हैं 1759 में, ठीक है। इसको हम बैटल ऑफ बिदेरा या फिर बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, और यहाँ पर डच को डिफीट करते हैं। देन होते हैं इनके फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच के साथ जो बैटल होते हैं। तो पोर्चुगीज़ को हराया स्वाली में, चिंसुरा में हराया डच को, कार्नेटिक वॉर, सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर्स में हराया फ्रेंच को। एक्चुअल में जो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, कर्नाटक युद्ध इनको बोलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फ्रांसीसियों के साथ इनका यूरोप में भी युद्ध चल रहा था, बिकॉज इनकी इन दोनों कंट्रीज़ की काफ़ी सारी कॉलोनीज़ थी। कॉलोनीज़ इन द सेंस जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, तो वैसे और भी जगह पे ये लोग ट्रेडिंग के लिए गए थे और वहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स लेना चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे यूरोप में। तो उसी का एक एक्सटेंशन था, और ये होता है 1744 से लेकर 48 तक एक्सला चैपल की ट्रीटी से ख़त्म होता है। ये सेकंड वाला 49 से 54 में होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म होता है, इसको बैटल ऑफ अंबर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वाला जो है 1756 से लेकर 1763 के बीच में होता है, और इसको हम बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश वाज अ पार्ट ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो 1760 में हुआ था। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसियों की हार होती है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के समझौते के साथ यहाँ पर फ्रांसीसियों को भी समेट दिया जाता है। मेन यहाँ पे जो मेन पावर एमर्ज हुए इन सारे सक्सेसिव वॉर्स में फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन इन इंडिया, वो हुए आपके ब्रिटिशर। अब ब्रिटिश में अगर हम देखें तो अभी तक मुग़ल शासन चल रहा है, ठीक है। मुग़ल्स धीरे धीरे वीक होने लगे हैं, क्यों? क्योंकि जो औरंगज़ेब है, उसकी डेथ के बाद यानी 1707 में उसकी डेथ होती है, और उसके बाद धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, क्योंकि जो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे जो सूबेदार थे डिफरेंट प्रोविंसेस के, वो धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। उसमें से जो सबसे बड़ा सूबा निकल गया दैट वाज बंगाल का सूबा।
यहाँ पे जो पहला नवाब बना वो मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। अभी नवाब अभी मुगल्स के अंडर में ही थे, लेकिन धीरे 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 अब मुगल्स और वीक होने लगे और ये और स्ट्रांग होने लगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले पूरे रीजन में यही था मुर्शिद कुली खान, जो पहला नवाब था बंगाल का। ऐसे मेन जो 3 निकले थे, ऐसे बंगाल निकला था, हैदराबाद निकला था और अवध निकला था, 3 ये मेन जो है सूबा निकल के आए थे। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जब मुर्शिद कुली खान ही यहाँ पर बंगाल में एक नवाब था, तो फारूक सियार जो कि यहाँ पे एक मुग़ल शासक था, उसने एक फरमान इशू कर दिया जिसको हम गोल्डन फरमान बोलते हैं। 1717 में इशू किया और बोल दिया भाई कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप सिर्फ 3000 हमें मतलब ये पेशकश दो, पेशकश मतलब पैसे, और आप मतलब कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी होगी, आप फ्री में एकदम ट्रेड करो, ठीक है। धीरे 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो होता गया, लेकिन ये नंबर ग्रो नहीं हुआ। और धीरे धीरे हम बाद में देखते हैं कि इसी के चलते बैटल ऑफ प्लासी होता है। क्यों? क्योंकि मुर्शिद कुली खान का जो पोता होता है, काइंड ऑफ जो इसकी बेटी का जो बेटा होता है, उसका नाम था सिराजुद्दौला, ना कि शुजाउद्दौला, ध्यान रखने, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट वुड बी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के साथ होता है, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनको बुलाया कि भाई देखो ब्रिटिशर्स, बेटा ये 3000 वाला अब चलेगा नहीं, फारूक सियार गए मुगल के अंडर में, अब हम नहीं रहे, ठीक है। अब हम वो गुड्डू नहीं जो लिबिर लिबिर करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत, पूरा पैसा, कस्टम ड्यूटी सब कुछ पे करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ऑब्वियस से बात है नहीं मानेंगे, क्योंकि यार अभी आप सोचो, आपको मान लो कि 1,00,000 आपकी इनकम है, अब आपको बुला के बोल दिया जाए कि अब आपसे आपकी जो इनकम है वो 10,000 हो गई, तो वैसे बात है आप इसका विरोध करेंगे, खड़ा विरोध करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने किया, ब्रिटिशर्स को बहाना था अटैक करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी सिराजुद्दौला ने हमारे कई सारे ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया काल कोठरी में, जिनकी वजह से दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। तो फिर यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी को लीड करके चढ़ाई कर दी, कहाँ पर, यहाँ पर बंगाल में, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है, अकेले तो ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, उसको अपने साइड में ले लिया कि तुमको नवाब बनाएंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में जीत तय ही थी पहले से कि भाई जो आपका ही अगर कोई मिला है दूसरी पार्टी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हार होनी ही है। तो यहाँ पर हार होती है किसकी, सिराजुद्दौला की, और उसको मार दिया जाता है। देन अगेन बैटल ऑफ बक्सर होता है। वो होता क्या है कि भाई जो मीर जाफ़र है वो थोड़ा विरोध करने लगता है, कि उसको वो समझ आ चुका था कि यार वो सिर्फ एक ट्रैप था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दिया गया है, और अब उसको ऐसे निकलना पड़ेगा। तो फिर मीर जाफ़र को ये लोग ब्रिटिशर्स भी समझ गए कि यार मीर जाफ़र ढंग का आदमी नहीं, इसको हटाओ। और इसके जो दामाद है मीर कासिम, उसको बना दिया। मीर कासिम भी जानता था ब्रिटिशर्स की चाल को, तो मीर कासिम ने अलायंस बना लिया। मीर कासिम गया शाह आलम II के पास, जो उस समय का मुग़ल शासक था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और अलायंस बना के अटैक कर दिया किस पे, ब्रिटिशर्स पे। जीत किसकी होनी थी, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जीत हुई यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रीटी इन लोगों से साइन करवाई गई, और उसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि 1765 में शाह आलम II जो उस समय का मुगल शासक था उसके साथ, ठीक है। और यहीं से माना जाता है कि एक तरह से जो डुअल कंट्रोल है वो शुरू हो जाता है, डुअल कंट्रोल शुरू हो जाता है कि भाई एक तो दीवानी जो राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे, और फौजदारी यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिशर्स ने दे दी किसको, बेटा इसको रूलर को दे दी कि बेटा तुम अपने आप से रूल करो, पैसा हम रखेंगे। इसको बाद में आके ख़त्म करता है, इट वॉज एंडेड बाई, ठीक है, इट वॉज एंडेड बाई दैट हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको एंड किया 1772 में, 1772 में। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, बिकॉज बंगाल सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप ये मान सकते हो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू के टर्म्स में भी सबसे टॉप पे था, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती थी बंगाल में। तो बंगाल एक तरह से कब्जे में आ चुका था, ठीक है। और जो बची कसर थी वो बक्सर वाले युद्ध में पूरी हुई। तो इन दोनों बैटल को काइंड ऑफ हॉलमार्क माना जाता है, लैंडमार्क माना जाता है, जो भी मार्क मानना है आपको, जिसने कि ब्रिटिशर्स की यहाँ पर पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। और यहीं से एक तरह से माना जाता है कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है कायदे से। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर हैं वो रुकते नहीं हैं, वो मैसूर के युद्ध भी खेलते हैं। मैसूर में वुडेयार डायनेस्टी का रूल चल रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हैदर अली, पहले तो वुडेयार डायनेस्टी ओरिजिनली थी, क्योंकि यहाँ पर पहले वुडेयार डायनेस्टी थी, लेकिन बाद में आ जाता है हैदर अली, ठीक है। अब हैदर अली के साथ टर्म्स अच्छे नहीं होते ब्रिटिशर्स के, तो हैदर अली पहला युद्ध खेलता है मैसूर में, जीत जाता है ये, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म होता है। दूसरा भी होता है अगेन टीपू सुल्तान, डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की बीच में ही, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हैदर अली की डेथ हो जाती है बीच में ही, ठीक है। हैदर अली, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान अब लीड करने लगता है, लेकिन ऐसा कोई डिसाइसिव वॉर नहीं होता है, बीच बीच में ऐसे समझ लो मैंगलोर के ट्रीटी से ख़त्म होता है।
तीसरा होता है जिसमें कि टीपू सुल्तान की डेथ होती है और सेरिंगपट्टम की ट्रीटी से ख़त्म होता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम ये होता है जिसमें कि ब्रिटिशर इसके बेटे को हॉस्टेज बना के, बंधक बना के ले जाते हैं। जैसे तैसे पैसे दे के टीपू सुल्तान छुड़वा लेता है और फिर फोर्थ वॉर होता है 1798-99 में, जिसमें टीपू सुल्तान भी मारा जाता है और ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस वुडियार डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। कहाँ पर? मैसूर में। कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे आपका मेंस में आई थिंक पिछली बार ही पूछा है, फिर 2022 वाले में आई थिंक पिछले बार में पूछा था कि भाई एंग्लो अफगान, वहाँ पर आई थिंक ऐसा क्वेश्चन बना था कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई जैसे कि कौन गवर्नर, पहला वाला आपसे नहीं पूछेगा, दूसरा वाला अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना इसमें था आपका वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि 17 यस ठीक है, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और थर्ड मैसूर वॉर में अगर बात करेंगे तो कॉर्नवालिस था। और तीसरा, ठीक है, तीसरा वाला ही है ये कॉर्नवालिस, ठीक है, तीसरा वाले में। और चौथे वाले में अगर हम बात करेंगे तो कौन होगा? वेलेस्ली। वेलेस्ली वही है जो क्या लेके आया? सब्सिडियरी अलायंस लेके आया। ये सब्सिडियरी अलायंस क्या चीज़ होती है? तो लिखा है कि नहीं लिखा है कि बताएं? लिखा है सब्सिडियरी अलायंस बगल में ही। तो सब्सिडियरी अलायंस ये वेलेस्ली लेके आया था, ठीक है। वैसे तो ब्रेन चाइल्ड एक डच गवर्नर का था, डुप्ले नाम था उसके, लेकिन इंडिया में वेलेस्ली लेके आया 1798 में कि हम इसके तहत एक ब्रिटिशर को आपके किंगडम में स्टेशन करेंगे, रेजिडेंट के तौर पे रहेगा, ठीक है। अपनी आर्मी आपको हटानी होगी, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी आपको लेनी होगी, ठीक है, हमारी आर्मी लो, उसके बदले में हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर किसी ने अटैक कर दिया। और आप किसी के साथ ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते हैं, खासकर यूरोपियन या फिर किसी के साथ भी बिना हमसे पूछे ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते हैं। हमारी आर्मी लो और एक हमारा आदमी तुम्हारे कोर्ट में हमेशा परमानेंटली स्टेशन रहेगा, इसके बदले में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो 1798 में सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज फर्स्ट टू एक्सेप्ट मैसूर 1799, क्योंकि मैसूर में अब टीपू सुल्तान तो नहीं रहे, तो वुडियार डायनेस्टी के राजा को बिठा के जबरन साइन कर, जबरन क्या करना ही पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बिठाया। तंजौर 1709, तंजौर अच्छा किसकी कैपिटल थी तो याद करो, चोला है ना, विजयलाया ने डेवलप करी थी सिटी को तंजौर, जो आपके कावेरी डेल्टा में थे, मुतरैयार्स को हरा के याद हो। अवध 1801 में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है अवध कब कब्जे में है? 1801 में। वैसे तो अवध पूरी तरह से कब्जे में है 1856 के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मार्क करके स्टेटमेंट बोल के गया था डलहौजी कि अवध इज़ लाइक चेरी ऑन द ब्रिटिशर्स माउथ, मतलब कि चेरी की तरह है जो लटक रही है पेड़ से, ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने ही वाली है, बस तुरंत बस आने ही वाली है, अब ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पर उसने देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, तो जो कि आ भी गया 1857 में। पेशावर 1802 में, पेशावर एशावर नहीं पूछता, लेकिन अवध वाला ध्यान रखना, ये पूछ लेता है आपसे, क्लियर है। मराठा के साथ भी युद्ध खेलते हैं ये, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा 3 टोटल होते हैं, 1775 से लेकर 82, 1803 से लेकर 1806, 1817 से लेकर 1818। तो थोड़ा सा टेन्योर टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि भाई गवर्नर जनरल कौन था, तो 1772 में याद करो डुगल गवर्नमेंट किसने ख़त्म की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। 1798 में वेलेस्ली लाया था सब्सिडियरी अलायंस, तो 1798 के आसपास वाला टाइम पीरियड है वेलेस्ली। और ये चल रहा था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। ये वॉरेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है, और ये हेस्टिंग अलग है, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं पंजाब में। तो पंजाब में क्या होता है? पंजाब में होता है एंग्लो सिख वॉर होते हैं। कितने वॉर होते हैं एंग्लो सिख? तो मेनली 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं। तो होता क्या कि पंजाब और उसके सराउंडिंग रीजन में काफ़ी मिस्ल रूल कर रही थी। मिस्ल काइंड ऑफ ग्रुप होती थी जो एक साथ ब्रिटिशर्स सिखों की मिस्ल होती थी, और उसी में से एक मिस्ल थी सुकरचरिया मिस्ल, उससे बिलोंग करते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो उन दोनों लोग के बीच में एक ट्रीटी होती है, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं, 1809, ठीक है, 1809 में हुई थी, जिसमें सतलज रिवर को बाउंड्री कंसेप्ट माना गया था कि भाई सतलज रिवर के ऊपर सिख रहेंगे और उसके नीचे कौन रहेंगे? उसके नीचे ब्रिटिशर्स रहेंगे। तो इसी को लेके हुए थे ये दोनों, आपके पहला वाला भी और दूसरा वाला भी जो एंग्लो सिख वॉर थे। तो 1845-46, ठीक है, 1845-46 के टाइम पे हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग ही इस टाइम पे गवर्नर जनरल था। और सेकंड वाला हुआ था 1848-49 के टाइम पे, और इस समय डलहौजी आ चुका था, ठीक है। पहले वाले के बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, भैरोवाल की ट्रीटी भी हुई थी, बट लाहौर वाली याद है ना, ठीक है, लाहौर वाली ट्रीटी। और दूसरे में तो फिर इन लोगों ने, महाराजा दिलीप सिंह रूलर थे, सुकरचरिया मिस्ल जो महाराजा रंजीत सिंह के एक तरह से डिसेंडेंट थे, लेकिन बहुत ही कम एज के थे, 5-6 साल के थे मात्र, ठीक है। तो इस वजह से मेन तो पूरा कंट्रोल जो चला गया ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। एंड आखिरी में आते हैं अफगान्स के साथ जो इनके वॉर हुए। पहला वाला जो वॉर हुआ तो 1839-40 जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल थे इस समय, और सेकंड वाला जो हुआ वो ट्रीटी ऑफ गंदामक जिसमें साइन हुई 1879 से 80 के बीच में। और इस समय पे कौन था गवर्नर जनरल? तो इस समय आपका था
ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लॉरेंस नहीं था भाई, यहाँ पे तो ऑकलैंड होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो था वो लिटन था, ठीक है, वही लिटन जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह लाता है, याद करो 1878 के टाइम पे ना, तो वो लिटन था इस समय सेकेंड अफगान वॉर के टाइम पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दिल्ली सल्तनत वगैरह तो सब मेडिवल का पार्ट है, बहमानी वगैरह सब कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो गया, प्री 1857 रिवोल्ट। तो इसमें सब कुछ आपको नहीं याद करना है। एक तो लैंड रिफॉर्म थोड़े से ध्यान रखना, तीनों ये परमानेंट जो सेटलमेंट है आपके, परमानेंट सेटलमेंट रैतवाड़ी और महालवाड़ी। तो 1790, इसको मैप पे याद करते हैं, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा हमें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आता है आपका रैयतवाड़ी, सॉरी ज़मींदारी, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, ज़मींदारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1793 में आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में। मद्रास में 1820 में, 1820 के टाइम पे आता है रैयतवाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि आप देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही, वैसे तो ये खैर महालवाड़ी आता है 1822 में। एक ज़मींदार होता था, काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स और पेजेंट यानी किसानों के बीच में एक मिडिल मैन है जो इनसे पैसा लेके इनको देगा। और इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था कि अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे ज़मींदारी जो राइट से छीन लिए जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही पास ऑन होते जाएंगे, नहीं हेरिडिटरी रहेंगे। यहाँ पर रैयतवाड़ी लिया आया, यानी कि रैयत यानी डायरेक्टली पेजेंट से ही पैसा कलेक्ट करेंगे। और ये जो था इट वॉज बेस्ड ऑन दी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ध्यान रखना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या होता है, बस याद कर लो, रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज। ग्रुप ऑफ विलेज से एक बंदा एक गांव कुछ समूहों से पैसा इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को देगा, ठीक है, जो सरपंच होता था काइंड ऑफ, ठीक है। इसको लाया कौन, इसको लाया कॉर्नवालिस, ठीक है, इसको लेके आया कॉर्नवालिस, जिसको कि हम जानते हैं इंडिया में पुलिस रिफॉर्म करने के लिए भी, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। इसको लाया कौन, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, रीड एंड मुनरो। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी का युद्ध था 1757 वाला, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने फिर ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। और उस समय यानी बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने लीड किया था, लेकिन गवर्नर कौन था बंगाल का, वो क्लाइव ही था, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। और इसमें दो नाम याद करने, एक तो होल्ट मैकेंजी या तो ऑप्शन में होगा, या विलियम बेंटिक, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बस इसमें इतना चीज़ ध्यान रखना है। इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे विद्रोह हुए, सारे विद्रोह तो नहीं, कुछ याद करने जो मैं आपको बताता हूँ। पैकअप के मेंस के लिए 1817 उड़ीसा में हुआ, बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे, ठीक है, 1817 में। देन आपको एक पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ हो एंड मुंडा प्राइजिंग, बिकॉज बिरसा मुंडा भी न्यूज़ में थे अभी। उलियाटू जो गांव है भगवान बिरसा मुंडा का, मतलब भगवान, ट्राइबल्स जो है भगवान मानते हैं इनको, तो भगवान के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, जो इनके गांव गए थे, उलियाटू गांव, ठीक है। 1899 में ये पर्टिकुलर रेबेलियन हुआ था। देन अगर बात करें संथाल, तो 1857 की जो रिवोल्ट है उसे 2 साल पहले हुई थी। सिद्धू और कन्हू ये दो भाई थे जिन्होंने इसको लीड किया था राजमहल हिल्स में, ठीक है। एक इंडिगो रिवोल्ट भी ध्यान रखेंगे, 1859 या 1859 में हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। और ये किसके खिलाफ था, जबरन जो पेशेंट थे, किसान थे, उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी, इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। लीडर कौन था, दिगंबर एंड बिसु बिस्वास, दो लोग थे। तो बिस्वास ध्यान रखना, दिगंबर और बिसु बिस्वास। तो 1859 में ये हुआ था। और इसको पूरा जो हमें पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक नॉवेल पब्लिश्ड हुई थी, उसका नाम था नील दर्पण, ठीक है। दीन बंधु मित्रा ने इसको पब्लिश किया था। दीन बंधु मित्रा ने अपनी एक नॉवेल पूरी इस पे पब्लिश करी थी, नील दर्पण। और जो सन्यासी रिवोल्ट है, इस पे जो है बंकिम चंद्र जी की जो आनंद मठ है वो लिखी गई है इसी पे ही, ठीक है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो आनंद मठ है, सन्यासी रिवोल्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं अभी। 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो 1848 में डलहौजी लाता है, ठीक है, इसके तहत क्या था कि अगर कोई किंगडम है, उस किंगडम के राजा का अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं है, हेयर का मतलब है कोई थ्रोन पे बैठने वाला उसका कोई लड़का नहीं है, तो फिर वो ब्रिटिशर डिसाइड करेंगे कि वो किसके हाथ में जाएगा। तो इसके तहत पहला जो ऑक्यूपाई किया इन्होंने किंगडम, वो सतारा का था 1848 में, देन संबलपुर जैतपुर को, देन झांसी को। तो ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कब किसको, जो है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं सही लिखा हुआ, ठीक है, 1854 ही होगा, मुझे लगा 1844। और
सतारा संबलपुर, उदयपुर याद करना 1852, ठीक है। उदयपुर जो है वो 1852, ठीक है। सतारा संबलपुर उदयपुर झांसी, ठीक है। तो उदयपुर 1852 याद करिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही में से आपका पूछेगा, ठीक है। एक तो सब्सिडी अलायंस वाला वो ध्यान रखना और ये ध्यान रखना, ठीक है। इमीडिएट कॉस्ट है इसका यूज़ ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस, यानी कि जो कार्ट्रिजेस जो मुंह से निकालनी पड़ती थी मुंह का यूज़ करके, तो उसमें ये बोला जा रहा था कि या तो सुअर का या तो गाय का मांस है। ये मुस्लिम धर्म है, ये हिंदू धर्म में प्रोहिबिटेड है। तो मंगल पांडे ने मतलब विद्रोह छेड़ दिया। 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल से बिलोंग करते थे। 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई। 24 अप्रैल को 3rd नेटिव जो कैवलरी उसने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से, और 10th मई को ऑफिशियली ये रिवोल्ट शुरू होता है। इसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से? बिकॉज मेनली इसमें सिपॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया था मेनली, तो ठीक है, जो सिपाही थे। रीज़न फेलियर का क्या था? क्योंकि फेल कर गया था। अभी हम देखते हैं चलो कि पहले तो कहाँ कहाँ से लीड किया किसने और कैसे इसको सप्रेस किया गया, ठीक है। तो लीडर की अगर बात करेंगे तो दिल्ली से जनरल भक्त खान ने लीड किया, और बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह दी सेकंड उस टाइम पे मुग़ल शासक था, जो आखिरी मुग़ल शासक था 1857 तक। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब और तांतिया टोपे, तांती नहीं तांतिया, बिहार कुंवर सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, और उत्तर प्रदेश में शाहमल ने लीड किया था, ठीक है। ये तो खैर उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये ऊपर वाले ध्यान रखिएगा। और इसको सप्रेस कर दिया गया। दिल्ली से निकोलसन ने, ठीक है, निकाल दिया। लखनऊ से लॉरेंस बिश्नोई ने, ठीक है, एल से लखनऊ, एल से लॉरेंस। कानपुर से घंटी बजा दी, घंटाघर, ठीक है। और झांसी में अगर बात करेंगे तो ह्यू रोज़, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ दे दी, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। और ह्यू रोज़ ने ये रिमार्क पास किया था रानी लक्ष्मीबाई पे, जिनका मनु नाम था ना, मणिकर्णिका बचपन का नाम, कि भाई शी वॉज दी ओनली मैन फाइटिंग इन दैट पर्टिकुलर रिवोल्ट, ठीक है। तो एकमात्र मतलब वो उनकी ब्रेवरी को सिंबलाइज करने के लिए वो चीज़ उसने बोली थी। अब रीजंस क्या थे फेलियर के? क्योंकि एक तो ऑल इंडिया नहीं था, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई एक लीडर लेस था, कोई लीडर भी नहीं था, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था। अब कंपनी ने किया क्या या फिर गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी ब्रिटेन गवर्नमेंट, और एक चीज़ ये एक्ट पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से मैंने अभी क्लास ली थी रिसेंट में, और वो बैच की क्लास थी, लेकिन मैंने इसी वजह से पब्लिक कर रखी है जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक के लिए, ताकि अगर किसी को देखना तो वहाँ से वो देख सकते हैं। क्योंकि एक्ट अभी हम लोगों ने जब पॉलिटी रिवाइज़ किया था तो वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और वो कहाँ से किस एक्ट से क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं। तो आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं उसको वहाँ से, क्योंकि रिसेंट में क्वेश्चंस देखे गए हैं उससे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने अबॉलिश कर दिया, उसको वापस बुला लिया और बोला कि अब सीधा क्राउन रूल है, डायरेक्ट का क्राउन रूल है, और इसीलिए इसको बोला गया क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्या बोला गया इसको? क्वींस प्रोक्लेमेशन इसको बोला गया, ठीक है। क्लियर है? मिनिमम इंडियंस इन आर्मी, यानी कि मिनिमम इंडियंस को रखा गया। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो एक पील कमीशन यहाँ पर बनाया गया था, पील आयोग। उसने बोला था कि भाई कम लोगों को यहाँ पर रखो, इंडियन आर्मी में कम इंडियंस को रखो। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस समय जो कैनिंग था वो था क्या? गवर्नर जनरल। तो यही क्या है, यही पहला क्या बन गया? वाइसरॉय बन गया। और ये ध्यान रखना है कि इसमें कमेंट पास किया था वी डी सावरकर ने कि इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आते हैं मराठास। नहीं देखना, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं अपने आप से, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। शुरू करते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज 1828 से बनता है, लेकिन इसका प्रिकर्सर जो एक इंस्टीट्यूशन था दैट वाज आत्मीय सभा, जो 1814 कहीं की 1815 आपको मिल जाएगा, मैं बना था। राजा राम मोहन रॉय ने इसको बनाया था। राजा का टाइटल इनको अकबर दी सेकंड ने दिया था। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी, संवद कामुदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनका काफ़ी बड़ा रोल था सती प्रथा को ख़त्म करवाने में 1829 में, जिस समय विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल था। कहाँ का? इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था ना इंडिया का। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पापा थे, और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में। अब ब्रह्मो समाज का देन बाद में ब्रह्मो सभा जो है डिवाइड हो जाती है 1866 में, जहाँ पर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं। कौन? ये निकल जाते हैं जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ही लाए गए थे, और उनका नाम था केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं, और आदि ब्रह्मो समाज जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर लेके निकल जाते हैं। 1866 में डिवीजन हो जाता है। देन धर्म सभा 1830 में ब्रह्मो सभा को या फिर ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी राधाकांत देव के द्वारा,
परमहंस मंडली 1849 में भाई दादोबा पंडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, और इसको बाद में ये एम.जी. रानडे ने भी ज्वाइन किया था महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? वही जो ब्रह्मो समाज के थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे? कि भाई मोनोथीज़म, जैसे कि इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में होता है कि एक ही भगवान की वर्शिप होती है, तो वैसे मोनोथीज़म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ये कहना था। ठीक है, मोनोथीज़म होनी चाहिए, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी कुरीतियाँ फैली हुई जैसे सती प्रथा वगैरह सब नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज वगैरह नहीं होनी चाहिए। बट ये मेन दो चीज़ें ध्यान रखना। इन्होंने तो किताब भी लिखी थी राजा राम मोहन रॉय ने, गिफ्ट टू मोनोथीज़म। वही सेम यही था, इसका भी था प्रार्थना समाज का, तो सॉरी परमहंस मंडली का और प्रार्थना समाज का। ठीक है, तो ये बनता है 1849 में और प्रार्थना समाज बनता है 1867 में। लेकिन जब परमहंस मंडली आपसे पूछेगा ना तो 1849 ऑप्शन में नहीं होगा, 1840 होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और आपको यही टिक करना है, बाकी का आगे हम देख लेंगे अगर उसने 1840 आंसर की में ना दिया तो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में है तो यही, लेकिन मतलब पहले एसएससी ने यही कंसिडर किया 1840। प्रार्थना समाज 1867 में बनता है, आत्माराम पंडुरंग कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिराव फूले, और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी और उनका नाम क्या है? गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी क्या हो गया। ठीक है, आर्य समाज की अगर बात करेंगे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, बॉम्बे में पहली यूनिट सेटअप हुई थी, बाद में लेटर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। इन्होंने गो बैक टू वेदास बोला था, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड इनका जो ओरिजिनल नेम था यानी मूल नाम था वो मूल शंकर था इनका। ठीक है, मूल शंकर। और ये ध्यान रखना कि जो आत्मा प्रार्थना समाज है जिसको कि एम.जी. रानडे ने ज्वाइन किया था, आत्माराम पंडुरंग ने फाउंड किया था, नहीं इसके रिगार्डिंग नहीं, सत्यशोधक समाज के रिगार्डिंग याद करना कि ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इनकी जो वाइफ थी, मेनली तो उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम किया था, और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, उनको पहला वुमेन टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आर्य समाज हो गया 1875। और बुक कौन सी लिखी थी, किसने स्टार्ट किया था, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? देन आते हैं रामकृष्ण मिशन में 1897 में इसको फाउंड करते हैं। कब? 1 मई 1897 को। 1 में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद करना होता है हमें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है ने इसको फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में, ठीक है, इसको सेटअप किया था। अपने जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे इसको मिशन की स्थापना करी थी। 1893 में उन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। 1863 में 12 जनवरी को, जो भी रिसेंट में गया है, ठीक है, 2 दिन पहले, तो हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं कमेंट में आप बताएंगे। तो ये नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनकी डेथ कब होती है? तो इनकी डेथ होती है 4 जुलाई 1902 को, 39 साल की एज में। ठीक है, 39 ईयर्स की एज में। देन और कुछ है कि तो इनके रिगार्डिंग जो इनकी बुक हैं, जैसे कि कर्म योग, राजयोग, ये सब क्या हैं? इनकी बुक्स हैं। ठीक है, और इनके नाम पे, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक मेमोरियल भी बना हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, रॉक मेमोरियल है वो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हर जोशी 1920 बॉम्बे में। सेवा सदन 1908 में बहराम जी मालाबारी। ठीक है, देव समाज अग्निहोत्री लाहौर में बनाए थे ये। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रानडे और रघुनाथ राव ने 1887 में मद्रास में, और इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट शुरू किया था, जिस तरह से आर्य समाज ने शुरू किया था, ध्यान रखना, शुद्धि मूवमेंट या फिर प्योरिफिकेशन मूवमेंट। ये क्या था? जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले गए, इस्लाम क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा चुका उनको, तो उनको वापस से हिंदू धर्म में लाना। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं इसी के साथ ही। कौन? सर सैयद अहमद खान, जो बाद में 1921 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, जिसको लेकर बवाल भी हुआ था इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस देने का। यहाँ पे नीचे ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, 1875 में बनती है। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। एच.पी. ब्लावत्स्की और एम.एस. ऑलकॉट बनाते हैं, लेकिन बाद में 1882 में अड्यार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। और जो एनी बेसन थी वो क्या थी इसकी, बाद में क्या बन जाती हैं? चेयरमैन, जब ये मद्रास में शिफ्ट होता है तब। अब यहाँ पे कुछ और नोट कर लीजिएगा, जैसे कि 1829 के टाइम पे, ठीक है, 1890 के 29 के टाइम पे हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट ध्यान रखना, लेकिन उतना चल नहीं पाया था क्योंकि ये यूथ थे, और यूथ से जो मासेस हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करते नहीं। ठीक है, 1829 और 1829 हो गया। और 1864 में 1864 में वेद समाज बना था, इंपॉर्टेंट है, जिसको कि ब्रह्मो समाज ऑफ
साउथ इंडिया कहा जाता है इसको 1864 में, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? तो इसको श्रीधरलू नायडू जी ने बनाया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और था, एक सेकंड रुको, एक तो 1829 में 1864 में एक और था यार, अभी दिमाग में आया था, रुको रुको रुको, समझो 1829, हाँ मुस्लिम में ध्यान रखना, एक 1818 में हाजी शरीयतुल्ला ने फरेजी मूवमेंट चलाया था, फरेजी, ठीक है, हाजी शरीयतुल्ला, बस ठीक है, इतना ही आपको याद करने हैं। तो आई थिंक पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, और पार्ट 2 में आगे से कवर करेंगे, कहाँ से, कांग्रेस से, ठीक है, पार्ट 2 में। थैंक